अच्छा बेटा, हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 11। देखिएगा जरा। विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बेटा ये बात आप लोगों को बहुत बारी बता चुका हूँ। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो ओपिनियन होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो फैक्ट होते हैं। फैक्ट्स में आपके पास नंबर्स फिगर्स वगैरह ये चीज़ें गिवन होती हैं। तो अब देखो जरा। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मलेशिया इंक्रीज फ्रॉम 2.8% टू 3.4%। बेटा यहाँ पे फैक्ट्स आ गए, नंबर्स आ गए, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। Annual rate of inflation was 3.4% in Malaysia, lower than 7.7% annual rate for inflation in Thailand। वापस से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्ट। ठीक है। मलेशियन सेंट्रल बैंक रेज्ड इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 2 to 2.5%। बेटा वापस से क्या आ गया? फैक्ट। द राइज इन इंटरेस्ट रेट इन मलेशिया इन जुलाई 2022 is expected to only have a small impact on the rate of inflation। expected to have a small impact। स्मॉल इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ओपिनियन, कि हमें ऐसा लगता है कि भाई काफी एक छोटा सा इम्पैक्ट आएगा, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फर्म ऑपरेटिंग इन कंट्री हैज मूव्ड इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट टू अ लार्जर फैक्ट्री इन कंट्री टी। इट ऑल्सो इंस्टॉल्ड मोर ऑफ द सेम इक्विपमेंट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ वर्कफोर्स। फ्रॉम द एविडेंस प्रोवाइडेड व्हाट मस्ट बी ट्रू। तो पहला ऑप्शन कहता है कि फर्म इज ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। बेटा लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया हुआ है, लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया हुआ है कि सारे के सारे एफओपीस कैसे होते हैं बेटा आपके? वेरिएबल। सारे के सारे एफओपीस कैसे होते हैं बेटा आपके? वेरिएबल होते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में सारे एफओपीस वेरिएबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या कह रहा है जी कि आप एक लार्जर फैक्ट्री पे चले गए। जब आप लार्जर फैक्ट्री पे जाएंगे तो बेटा लैंड क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल हो गया। इंस्टॉल्ड सेम कैपिटल इक्विपमेंट, मतलब 100 मशीनें थी, उन्हीं के जैसी 100 मशीनें और ले ली, तो बेटा कैपिटल भी क्या हो गया आपके पास? वेरिएबल हो गया। इंक्रीज द साइज ऑफ वर्क फोर्स, तो बेटा लेबर भी क्या हो जाएगा आपके पास? वेरिएबल हो जाएगा। तो तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, पॉसिबल आंसर हो सकता है। फर्म इज ऑपरेटिंग इन द वेरी लॉन्ग रन। बेटा वेरी लॉन्ग रन का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या मतलब है इसका? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसने कहीं भी हमें ये बात नहीं बताई कि आपके मुल्क में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है या आपके मुल्क में जो है वो मशीन की क्वालिटी बढ़ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, या कुछ भी हो रहा है। उसने कहीं भी ऐसी बात हमें बेटा नहीं बताई हुई। तो वेरी लॉन्ग रन में हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आ रही। ठीक है। डिविजन ऑफ लेबर हैज इंक्रीज, बेटा कोई इंडिकेशन इस चीज की नहीं है। फर्म सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट। अगर आपके पास मशीन वगैरह आ रही तो सप्लाई तो राइटवर्ड जाएगी ना, बढ़ेगी सप्लाई, इधर डिक्रीज की बात कर रहा है। आंसर इज ए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Addictive drugs are regarded as demerit good because users are unaware of the full damage they do। Yes भाई, lack of information तो होती है मार्केट फेलियर में। Air is regarded as a free good because it has no opportunity cost। Yes भाई, ये भी तो होता है हमारे पास, क्योंकि फ्री गुड को बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं चाहिए होते। National defense is regarded as public good because one citizen consuming it reduces the amount of it available to others। कहता है कि अगर एक बंदा नेशनल डिफेंस को यूज करेगा दूसरों के लिए वो चीज कम पड़ जाएगी। यानी कि वो किस बिहेवियर की बात कर रहा है? राइवलरस। जबकि पब्लिक गुड में कौन सा बिहेवियर होता है? नॉन राइवलरस। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या है? रॉन्ग। और हमने ढूंढनी भी कौन सी है? नॉट करेक्ट वाली। आगे लिखा हुआ है विजिट टू अ डॉक्टर आर रिगार्डेड एज प्राइवेट गुड पार्टली बिकॉज दे आर राइवलरी। यस, बिकॉज ये तो प्राइवेट गुड है ना, तो यस ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी। बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई, कौन सा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन जो लीनियर लाइन होती है वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कहता है जी फार्मर्स यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक एक्सेस टू फाइनेंस एंड ऑफ्टन एम्प्लॉय फैमिली वर्कर्स ऑन पार्ट टाइम बेसिस। तो कहता है जी आपके पास फाइनेंस होता नहीं है तो आप इनएफिशिएंट भी होंगे, मशीन्स वगैरह आपके पास है नहीं। ठीक है। फैमिली मेंबर्स को कभी आप एम्प्लॉय करते हैं, कभी नहीं करते। If working practices in agriculture could be improved, how would this be likely to be shown on the production possibility curve। कहता है कि अगर तो ये इम्प्रूव हो जाते हैं तो ये आपके पीपीसी पर कैसे नजर आएंगे। तो बेटा क्योंकि इनएफिशिएंसी आ रही है, फैमिली मेंबर को कभी आप रख रहे हो कभी आप नहीं रख रहे, यानी कि बेटा यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए।
अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट होगा, तो आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं? आप एस पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों गलत। सवाल ये कि सर आप S2R जा रहे हो या आप S2T जा रहे हो। बेटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फार्मर की। फार्मर कौन सा गुड बनाता है? एग्रीकल्चर। तो हमारा फोकस किसकी तरफ होगा बेटा? एग्रीकल्चर गुड की तरफ होगा। हम लोग कहां से कहां जाएंगे? एस से लेके टी तक जा रहे होंगे। इन पर्टिकुलर ईयर 12,000 units of a good are sold at $1 per unit. In a later year 14,000 units are sold at a price of $1.2 per unit. देखो बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? यहां पर प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है। अब ये दो सूरतों में हो सकता है। पहली सूरत क्या है कि भाई अगर मैं कहूं कि यार पेप्सी की प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है और कोक की प्राइस 1 रुपए से 3 रुपए हो जाती है, तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? पेप्सी की तरफ जाएंगे। कोक वाला कंज्यूमर भी कहां जाएगा? पेप्सी की तरफ जाएगा। तो बेटा पेप्सी की प्राइस भले बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑल्टरनेटिव है पेप्सी का, या जो हमारा सब्स्टिट्यूट है पेप्सी का, वो ज्यादा महंगा हो रहा है। तो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? पेप्सी की तरफ। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो अपनी क्वालिटी भी बेहतर कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास आ रहा है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ती है तो बेटे प्राइसेस क्या हो जाती है? प्राइसेस कम हो जाती है। यहां पर प्राइसेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड। बेटा जो कोक और पेप्सी वाली मैंने मिसाल आप लोगों को दी। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर। तो बेटा उससे आपकी सप्लाई क्या होती है? उससे आपकी सप्लाई लेवल फॉल होती है, माना। उससे आपकी प्राइस क्या होती है? बढ़ती है, माना। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम। आंसर क्या? आंसर ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड। कहता है जी आप मोनोपोली बना लेते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो बेटा जब आप मोनोपोली बनाएंगे तो उसकी वजह से आपकी जो प्राइजेस हैं, आपकी प्राइजेस जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाती है? बेटा आपकी सप्लाई गिरती है और आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बट आपकी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर इज बी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर नॉर्मल गुड। कंज्यूमर सरप्लस आपने बढ़ाना है भाई। ये आपके पास डिमांड करवा रही है, ये आपके पास प्राइस और क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? कंज्यूमर सरप्लस का। कहता है जी कंज्यूमर सरप्लस किस सूरत में बढ़ेगा? तो पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। बेटा इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, ऐसा ही है। तो आपका डिमांड कर्व जो है बेटा वो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा और आप सेम प्राइस पे ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो बेटा आपके पास अब कंज्यूमर सरप्लस ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब ये वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का आ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ गया। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। आगे बात करते हैं। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो बेटा इससे आपकी पीडी क्या हो जाएगी? इलास्टिक। और इलास्टिक होने से कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? गिर जाता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बेटा अगर गाड़ी महंगी होगी तो पेट्रोल का डिमांड ऐसा पीछे आ जाएगा। जब पेट्रोल का डिमांड ऐसे पीछे आएगा तो पेट्रोल का कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा पेट्रोल का कंज्यूमर सरप्लस। सही है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। बेटा अगर प्राइस ऑफ गुड बढ़ती है तो वो तो ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और अब कंज्यूमर सरप्लस खाली कितना रह जाएगा? ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस बाकियों में फॉल हो रहा है और इसमें बढ़ रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? इसका ए बन जाएगा। बेटा कोई मसले वाली बात यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8। द टेबल शोज लीज एंड येम्स पीईडी फॉर रेस्टोरेंट मील्स एंड सिनेमा टिकट्स। देर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ रेस्टोरेंट मील्स एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। अब देखो कहता है कि भाई रेस्टोरेंट की प्राइस बढ़ गई है। क्या कह रहा है? रेस्टोरेंट की प्राइस बढ़ गई है और सिनेमा की प्राइस कम हो गई है। बताएं जी क्या हो रहा होगा? अच्छा, अब इसको करने से पहले ना हम लोग एक काम ये करते हैं, ली और येम दोनों की अलग अलग पीईडी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो
ली की रेस्टोरेंट के लिए पीडी इलास्टिक है जबकि सिनेमा के लिए इन इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन वन है, ये लेस देन वन है। यम की रेस्टोरेंट के लिए पीडी इलास्टिक है और इसके लिए इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये बात बेटा आप लोगों ने जहन में रखनी है, क्या मामला चल रहे हैं। अब हमारे पास रेस्टोरेंट की प्राइस क्या हो रही है? रेस्टोरेंट की प्राइस क्या हो रही है? रेस्टोरेंट की प्राइस बढ़ रही है और सिनेमा की प्राइस क्या हो रही है? फॉल हो रही है। तो हमें दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना है। पहले ली की बात करते हैं। ली के लिए रेस्टोरेंट पे क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी डिमांड इलास्टिक है, डिमांड बहुत ज्यादा से गिर जाएगी और ली का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिनेमा की बात करें, सिनेमा की डिमांड इन इलास्टिक है ली के लिए, तो अगर सिनेमा की प्राइस बहुत ज्यादा से बढ़ती है तो सिनेमा की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी और ली का एक्सपेंडिचर वापस से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यिम की अगर मैं बात करूं, यिम के क्या मामला चल रहे हैं बेटा? हमारे पास रेस्टोरेंट और सिनेमा, यिम के लिए रेस्टोरेंट की डिमांड कैसी है? इलास्टिक। तो अगर रेस्टोरेंट की प्राइस थोड़े से कम होती है तो डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और यिम का एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा की प्राइस क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है और यिम की डिमांड सिनेमा के लिए क्या है? इनइलास्टिक। प्राइसेस ज्यादा से बढ़ेंगी, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और बेटा यिम का एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने सारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो निकाल के रख लिए हैं। हमने सारे हाँ, ये मैंने गलती कर दी। एक सेकंड। हाँ, सही कह रही है। यिम की डिमांड इनइलास्टिक है रेस्टोरेंट के लिए और इसके लिए इलास्टिक। सही है, सॉरी यार, दिमाग काम नहीं कर, मिस्टेक हो गया। वापस से देख लें भाई, वापस से देख लें। इन इलास्टिक फॉर रेस्टोरेंट एंड इलास्टिक फॉर सिनेमा। तो रेस्टोरेंट की प्राइस बढ़ रही है ना, प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात वही आ रही है वापस से। इलास्टिक है फॉर सिनेमा, तो सिनेमा की प्राइस थोड़े से कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और वापस से येम का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है, ये कहानी चल रही है आपके पास। तो कह रहा जी, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस चेंज? रेस्टोरेंट ओनर्स विल रिसीव मोर इनकम। देखो बेटा, एक जगह पे रेस्टोरेंट ओनर्स का जो है रेवेन्यू गिर रहा है, दूसरी जगह पे उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही। सही है, नेट ऑफ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं। फिर लिखा हुआ है जी, ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ सिनेमा एंड रेस्टोरेंट, जबकि ली का एक्सपेंडिचर बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। यिम विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ। यस बेटा, ये देखो एक्सपेंडिचर दोनों सूरतों में उसका बढ़ रहा है, दोनों सूरतों में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। करेक्ट आंसर है। सिनेमा ओनर्स विल रिसीव लेस इनकम, नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक जगह पे सिनेमा का रेवेन्यू गिर रहा है, एक जगह पे सिनेमा का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। What is not held constant when aggregating individual supply curve in the short run? बेटा सिंपल, आप लोगों को जब मैंने बिल्कुल बेसिक इनिशियल क्लासेस थी, आपको एक टर्म पढ़ाई थी जिसका नाम क्या है? सिट्रस पैरिबस। सिट्रस पैरिबस क्या बोलता है? अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। वह वन वेरिएबल फैक्टर क्या होता है बेटा? वन वेरिएबल फैक्टर जो कि कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है बेटा? प्राइस। सही है, सिंपल सा ये एमसीक्यू है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। विच इलास्टिसिटी वुड अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अफेक्ट? बेटा वर्कर का लिंक होता है सप्लाई के साथ, तो कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेगा ये? शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पीईडी वाईडी एक्सडी को तो नहीं करेगा, वो सिर्फ सप्लाई को करेगा। 11 पे आए। D1 शोज इनिशियल डिमांड कर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग D2 पे जा चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बेटा, वो ये कह रहा है कि जब आपकी प्राइस 10 रुपए थी, आप तब भी 100 यूनिट कंज्यूम करते थे। आज आपकी प्राइस 5 रुपए है, आप आज भी 100 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या चलना चाहिए कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए। यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं हो रही। यहाँ पे प्राइस तो कम हो रही है बट क्वांटिटी क्या चल रही है बेटा आपकी? सेम चल रही है। बताएं जी क्या चल रहा है मामला है। द कॉस्ट ऑफ रनिंग इंडिविजुअल्स कार राइजेस। बेटा देखो, प्राइवेट
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये दोनों सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है। अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग तो इस पे स्विच मारेंगे ना, तो पब्लिक की डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर आपकी डिमांड क्या चल रही है, सेम। यहां पर डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, हालांकि डिमांड बढ़नी चाहिए। द इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। अगर बेटा मुझे ड्राइविंग करने से बैन कर देंगे तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, यही है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड वापस से बढ़नी चाहिए ना, यहां पर डिमांड क्या चल रही है, सेम 100। तो कोई फायदा आपको एज सच नहीं हो रहा। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइसेस, बेटा आप खुद देखो प्राइस क्या हो रही है, प्राइस तो कम हो रही है ना यार। अब ये तो कोई बच्चा अगर ये ऑप्शन करता है तो भाई फिर तो लानत है। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिक्लाइंस, यस ये हो सकता है। रीजन बीइंग कि भाई अगर मैं अपना प्रोडक्ट सस्ता भी कर दूं, मैं अपनी चीजें सस्ती भी कर दूं, इन दी एंड मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी क्वालिटी बहुत गंदी है। भाई अगर मैं प्राइस कर कम कर दूं इस चक्कर में कि लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे, मेरे पास आके सामान खरीदेंगे, बट अगर मेरी क्वालिटी ही अप टू द मार्क नहीं है तो कौन मुझसे सामान खरीदेगा। तो बेटा आपकी क्वालिटी जो है अगर डिक्लाइन कर जाए तो प्राइस कम करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए। विच गवर्नमेंट एक्शन वुड बी आइडेंटिफाइड एज अ डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर D2 से D1 जा रहे हैं। बेटा D1 ये रहा, D2 ये रहा। डिक्रीज हो रही है प्राइस, इंक्रीज नहीं हो रही। आप सी, ऑप्शन सी की बात कर रही है ना। बेटा वो ये पूछ रहा है कि आप D1 से D2 D1 पे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। ये D1 D1 है, ये D2 D1 है। समझ गई बात को। D2 टू कहाँ है, इधर टू लिखा हुआ है क्या, इधर लिखा हुआ है D2 D1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। विच गवर्नमेंट एक्शन वुड बी आइडेंटिफाइड एज अ डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विस। देखो डायरेक्ट प्रोविजन क्या होती है कि गवर्नमेंट से फाइनल प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है। जिस तरह मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो वो सर्विस डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है। पुलिस की, आर्मी की, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है। ठीक है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। सही है, अब सुनो जरा। इंक्रीजिंग रोड मेंटेनेंस ड्यू टू पुअर वेदर, यस ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने रोड बना दिया। ये डायरेक्ट प्रोविजन है जो गवर्नमेंट सीधा कस्टमर को दे रही है। सही है, कंज्यूमर को दे रही है। मेकिंग पेमेंट्स टू लो इनकम फैमिलीज विद एल्डरली डिपेंडेंट्स, बेटा ये डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, ये ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट। पहली बात। और दूसरी बात, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करता, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करता बेटा, हम लोग ज़कात खैरात जो देते हैं वो भी तो फिर आपके पास इस चीज में आती है ना। तो ये ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, ये डायरेक्ट प्रोविजन का पार्ट नहीं है। सब्सिडाइजिंग फर्म्स और टैक्सिंग फर्म्स, बेटा ये दोनों भी डायरेक्ट प्रोविजन का पार्ट नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, फर्म आ गई। गवर्नमेंट और कंज्यूमर जब साथ डीलिंग करते हैं वो डायरेक्ट प्रोविजन है। यहां पर बीच में कौन आ गया, फर्म। गवर्नमेंट ने फर्म पे सब्सिडी दी, सब्सिडी से कॉस्ट कम हुई तो वो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक सस्ता पहुंचा, बेटा बीच में एक बंदा आ गया। गवर्नमेंट ने फर्म पे टैक्स लगाया, टैक्स लगने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो प्राइस महंगी हो गई, कस्टमर तक महंगा पहुंचा। प्लस एक और बात, जब आप लोगों को मैंने मेरिट गुड की पॉलिसीज पढ़ाई थी, वहां पर मैंने सब्सिडी को अलग बताया था और स्टेट प्रोविजन को अलग बताया, दोनों अलग चल रहे थे केसेस। सही है, तो वो ये दोनों सेपरेट चीजें। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए। स्पेसिफिक टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट विच हैज अ पीएस जीरो, बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी जीरो है। वे स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आपको याद हो, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको पीईडी जीरो करके बताया था कि अगर आपका पीईडी जीरो है
सारे का सारा बर्डन किस पे चला जाता है? कंज्यूमर पे। अगर बेटा पीईडी जीरो है तो सारे का सारा बर्डन किस पे चला जाएगा? कंज्यूमर पे। तो अगर बेटा आपकी पीएस जीरो है तो सारे का सारा किस पे चला जाएगा? बिल्कुल ऑपोजिट केस। तो आंसर क्या बनेगा? A government wishes to intervene in a free market to allocate healthcare socially optimum level. गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है हेल्थ केयर के अंदर? विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द मार्केट? तो बेटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या होता है? मैरिड गुड। मैरिड गुड के अंदर गवर्नमेंट क्यों कूदता है? पहली बात तो क्योंकि वो अंडर कंज्यूम्ड होता है, वो अंडर प्रोड्यूस्ड होता है, वो अंडर एलोकेटेड होता है। तो बेटा 14 का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? सी। 15 table shows CPI for a country. Which statement about the period 2008 to 2013 is correct? बेटा पहले तो आप ना इन सबके परसेंटेज चेंज निकालो, क्योंकि ये बहुत सारे इयर्स हमारे पास गिवन। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? 8 से लेके 9 तक कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में? 4%। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर खोल लूं मैं जरा। आपने क्या करना है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके चलना है भाई। तो बेटा 102 माइनस 104 ओवर 104 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, एक सेकंड। तो ये आ गया बेटा -1.9। यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है? -1.9%, यानी कि इस पोर्शन पे आपकी प्राइस गिरी है। ठीक है। फिर आप जा रहे हैं, ये आया बेटा आपके पास एक 2010 से 11 तक कितना आ रहा है? 2.9%। ठीक है। और फिर यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है? 2.8%। और फिर यहां से लेके यहां तक बेटा कितना आ रहा है? 2.7%। ठीक है। तो हमने सबके परसेंटेज चेंज निकाल लिए। अब जरा ऑप्शंस को देख लें। पहला ऑप्शन कहता है जी प्राइस इंक्रीज ईच ईयर। तो बेटा ये चने बेचने आया हुआ है? ये क्या करने आया हुआ है? हर साल तो इंक्रीज नहीं हो रही ना प्राइस आपकी। प्राइस इंक्रीज फास्टेस्ट इन 2011। बेटा आपकी सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है ये वाले पोर्शन में, 4%। सबसे ज्यादा प्राइस कहां पे इंक्रीज हुई है आपकी? सबसे ज्यादा आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है यहां पर। किधर इंक्रीज हुई है? ये 4%। समझे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 2% इन 2010। नो, नो बेटा ये देख लो। स्मॉलेस्ट राइज इन प्राइस, सबसे कम प्राइस में इंक्रीज कब आया है? बेटा आप देख ले यहां पर, सबसे कम प्राइस में इंक्रीज। बच्चा कहता है सर ये भी तो है। बेटा ये डिक्रीज आ रहा है। सबसे कम इंक्रीज किस साल में आया हुआ है? ये वाला। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। ठीक है। 16। आगे आए। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ प्राइस लेवल टू राइज? प्राइस लेवल कैसे बढ़ेगी बेटा आपकी? सिंपल सी बात है, जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर बाकी ऑप्शंस तो बेकार से, उनके बारे में डिस्कशन करना ही फजूल है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बेटा आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा? इंक्रीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जीडीपी कैसे बढ़ेगा? आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ रही है? ठीक है। आसान लफ्जों में क्या आपका एडी बढ़ना चाहिए? ठीक है, आसान लफ्जों में एडी बढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है इट्स बजट डेफिसिट इंक्रीजेस। व्हाट इज बजट डेफिसिट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, टैक्स रेवेन्यू कम कर दो, तो बेटा एडी क्या होगा? बढ़ जाएगा। पॉसिबल आंसर है। इट्स इंपोर्ट इंक्रीजेस। तो बेटा इंपोर्ट बढ़ने से एडी क्या होता है? फॉल। ये आंसर करेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से एडी क्या होता है? फॉल। क्यों? क्योंकि लोग सेविंग करते हैं, कंजम्पशन वगैरह गिरा देते हैं। ये भी गलत आंसर। एक्सचेंज रेट बढ़ने से बेटा आपके एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, जिससे फर्दर एडी गिरेगा। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर इज ए। एक सेकंड जरा रुकिएगा।
आगे हैं 18। कहता है जी a country with a constant population experiences a 5% increase in its nominal GDP during a year। कहता है जी आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो 5% से बढ़ा है। अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, ये होता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। इन विच सिचुएशन विल एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड बी मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड आपके पता है कब बढ़ते हैं? जब आपका रियल जीडीपी बढ़े। नॉमिनल के बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रियल जीडीपी के बढ़ने से फर्क पड़ता है। तो कहता है जी कि आपकी पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन सेम चल रही है, नॉमिनल जीडीपी 5% से बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कब बढ़ेगा? अब आइएगा जरा। इफ गवर्नमेंट टेक्स एक्शन टू इंश्योर देयर इज नो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले भी 50 लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब भी 50 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो बेटा उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। पहले भी अगर 50 लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब भी 50 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उससे आपका रियल जीडीपी तो नहीं बढ़ेगा। हमने वो बढ़ाना है। देर इज एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 3%। बेटा इन्फ्लेशन आ रहा है 3% से, नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा है? 5% से। तो आपका रियल जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 2% से। तो ये आपका पॉसिबल आंसर बन सकता है कि रियल जीडीपी आपका बढ़ रहा है। देर इज नो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। तो बेटा जब रियल नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रही तो आपका रियल जीडीपी कैसे बढ़ेगा भाई? कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी? इफ देर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेटा नो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम से आपके पास मसला होता है, जीडीपी नहीं बढ़ता। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आपका जीडीपी बढ़ेगा भाई। यहां पे क्या हो रहा है? नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Which combination correctly identifies the necessary information to construct an accurately labeled graph of normal supply curve SRAS? तो बेटा SRAS का ग्रेडियंट कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। आंसर ए नहीं है, बी सी या डी में से कोई एक है। एक्स एक्सिस पे क्या आता है बेटा? रियल आउटपुट या रियल जीडीपी या रियल इनकम, जो भी। वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है बेटा? प्राइस लेवल। रीजन बीइंग कि जो प्राइस होती है ना, ये अक्सर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस के लिए यूज करते हैं, और हम लोग जब मैक्रो की बात करते हैं बेटा, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, जनरल एक एवरेज प्राइस लेवल लेके चल रहे होते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी। द गवर्नमेंट मेक्स टू चेंजेस टू इनकम टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस इज इंक्रीज्ड, मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज। बेटा इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक रेंज दी हुई होती है कि यार जो बंदा साल के फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमाता है, वो गरीब है, उससे हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। 100 रुपए के ऊपर आप जितने पैसे कमाते हैं हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो गवर्नमेंट ने वो लिमिट 100 रुपए से बढ़ा के 150 रुपए कर दी। बेटा कंज्यूमर के लिए तो फायदा है ना, तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी बढ़ रही। मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, यानी कि एडिशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स भी आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो फिर जब आपके पास बेटा ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से जो टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई भी तो बढ़ेगी। तो दोनों ही आपके पास इंक्रीज हो रही होंगी। आंसर इज सी। विच सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को आपने डिक्रीज करना है। व्हाट इज बजट डेफिसिट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन टैक्स। ठीक है। आपने इसको रिड्यूस करना है, यानी कि आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरानी पड़ेगी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। ये दो चीजें बेटा आपके पास करनी होंगी, तब जाके आपका जो है, तब जाके जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो आपकी कम हो जाए। कहता है कि यार कौन सी ऐसी सप्लाई साइड पॉलिसी है जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट डिक्रीज कर देगी। तो अब यहां पे देखो जरा, कटिंग टैक्स रेट ऑन कंपनी प्रॉफिट। बेटा अगर आप कंपनी का प्रॉफिट कम करते हैं, टैक्स प्रॉफिट टैक्स कम कर देते हैं, तो उससे तो आपका टैक्स रेट गिरेगा ना। आपको टैक्स रेट क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये पॉसिबल आंसर आपका नहीं होगा। कटिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। बेटा आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कम कर देंगे, तो उससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी? कम होगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, लोग जॉब करने के लिए बाहर निकलेंगे, जाहिर है उनको घर भी अपना चलाना है। तो वो जॉब करने के लिए जब बाहर निकलेंगे, तो उसकी वजह से बेटा सप्लाई ऑफ वर्कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ जाएगा।
जब सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगा तो बेटा उससे वेजेस पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी की कैटेगरी में आ जाएगा। रेजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बेटा इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी है। अगेन रेजिंग टैक्स फ्री अलाउंस, तो बेटा इससे आपका टैक्स रेवेन्यू गिर जाएगा, हमें टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। आंसर क्या बन जाएगा, बी। आगे, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वुड सर्टेनली बी एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब कि आपको एडी क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी कि आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे और मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि इंटरेस्ट रेट आपका गिर जाए। तो बेटा देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, टैक्सेस कम हो गए और मनी सप्लाई बेटा आपकी बढ़ गई। आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री रेजेस इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस्ड जनरल प्राइस लेवल। प्राइसेस गिराने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं, सही है। व्हेन इज दिस पॉलिसी लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इंपैक्ट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब आएगा। अब बेटा देखो, हमारे पास यहाँ पे लिंक चल रहा है पीपीसी के साथ, तो हम लोग पीपीसी बना लेते हैं। ये आपका पीपीसी आ रहा है, ठीक है। कहता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब आएगा, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे होते तब आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन आता है, आपको हाइपर से बचना है। अब आपके पास दो पॉइंटर्स हैं, एक आ रहा है पॉइंट ए और एक आ रहा है पॉइंट बी। बेटा अगर मैं पॉइंट ए पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाऊंगा तो मेरा एक्चुअल तो और पीछे आ जाएगा मेरा एक्चुअल और पीछे आ जाएगा। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी आ रही थी वो अब इतनी आ रही होगी, तो बेटा ये तो मसला है ना आपके पास। लेकिन अगर आप यहां पर बैठे हुए और यहां पर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं तो बेटा आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो पीछे आ जाएगा। तो यहां पर आप हाइपर इन्फ्लेशन से बच जाएंगे, यहां पर आप हाइपर इन्फ्लेशन से बच जाएंगे। तो ज्यादा बेहतर पोजीशन कौन सी है, कि मैं यहां पर मॉनेटरी लगाऊं या मैं यहां पर मॉनेटरी लगाऊं। बेटा बेहतर पोजीशन ये है कि हम लोग कहां पर मॉनेटरी लगाएं, जब हम लोग ऑन द पीपीसी होते हैं। बिलो द पीपीसी वे फायदा नहीं है, आपके मुल्क में डिफ्लेशनरी गैप और बढ़ जाए, ठीक है। अब सवाल यह है कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिवनेस या फिर एग्रीगेट डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस इन्फ्लेशन के लिए हाई है कि लो है। बेटा अगर कंज्यूमर लोग को फर्क ही नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट से, यानी कि अगर बैंक्स जो हैं वो 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं बट कंज्यूमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से, वो सेव ही नहीं कर रहा, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी, वो काम नहीं करेगी। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होनी चाहिए ताकि जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगे हम लोग फौरन से स्विच मार दें और हम लोग सेविंग वगैरह बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट कम कर दें, एग्रीगेट डिमांड कम कर दें। तो रिस्पॉन्सिवनेस शुड बी हाई। आंसर इज सी। 24 में बेटा आपके पास ट्रेड इन गुड और ट्रेड इन सर्विस गिवन है 2019 से लेके 2021 का, और अगर आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूसली डेफिसिट में जा रहा है, वो कंटिन्यूसली माइनस में ही जा रहा है। What would have most likely caused the change from 2019 to 2021? आप डेफिसिट में कंटिन्यूसली जाते जा रहे हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके एक्सपोर्ट्स फॉल हो रहे होंगे और आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे। तो आपको वो पॉसिबल ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एक्सपोर्ट्स आपके गिर जाए और इंपोर्ट्स आपके बढ़ जाए। तो पहला ऑप्शन वो कहता है इंक्रीजिंग डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा इंक्रीजिंग डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होगी, यानी कि प्राइसेस फॉल हो रही होंगी, ठीक है। तो इससे तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए ना, लेकिन यहां पर एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, कम। और एक बात, बेटा जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपके इंपोर्ट्स फॉल होने चाहिए, बट यहां पे इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन ही आपका उलट चल रहा है। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, जाहिर सी बात है बेटा आपकी इनकम लेवल गिर जाएगी, तो आपके इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बेटा इससे आपका एक्सपोर्ट गिरेगा, पहली बात। और क्योंकि इंपोर्ट प्राइस कंपैरेटिवली हमें कम लगेगी तो बेटा आपके इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये डेफिसिट वाला जो मामला है ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इंक्रीजिंग इंपोर्ट टैरिफ, बेटा इससे भी आपका इंपोर्ट फॉल होता है जबकि हमारे पास इंपोर्ट्स इधर बढ़ रहे हैं। तो आंसर बन जाएगा सी।
A government subsidizes training to improve the skills of worker in the industrial sector of an economy. What is the most likely effect on the current account of the balance of payment? बेटा अगर आप लोग जो हैं अपने वर्कर्स को सब्सिडीज देते हैं जिससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएं, तो आप सब्सिडीज क्यों दे रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी स्किल्स अगर इंप्रूव करनी है तो उससे आपके एक्सपोर्ट्स ही बढ़ेंगे ना, उससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका तो यही है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कि आप क्वालिटी को इंप्रूव कर लें। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन को जरा समझना, कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन है। कहता है यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एफिशिएंटली कंट्री एक्स कैन प्रोड्यूस 6 million tons of wheat and 2 million tons of steel, while Y can produce 4 million tons of wheat and 2 million tons of steel। पहले मैं जरा इसका टेबल बना लेता हूं। बेटा यहां पर मैं लिखूंगा वीट और यहां पर मैं लिखूंगा स्टील, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, इधर आ रहा है अपने पास कंट्री एक्स, इधर आ रहा है अपने पास कंट्री वाई, ठीक है। कंट्री एक्स कितना वीट बनाता है? 6 मिलियन। और स्टील कितना बनाता है? 2 मिलियन। कंट्री वाई कितना वीट बनाता है? 4 मिलियन। और स्टील कितना बनाता है? 1 मिलियन, ठीक है। मुझे यहां पर बेटा बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज मुझे एक उस पे पहुंचना है, कंक्लूजन में पहुंचना है। तो कह रहा है जी व्हाट डज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सजेस्ट, हमें क्या करना चाहिए? बेटा सुनना जरा, हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं वीट इज टू स्टील का, ठीक है। इधर आया अपने पास कंट्री एक्स, यहाँ पे आया अपने पास कंट्री वाई। आपको मैंने ये बात बताई भी है, जो चीज रेशो के पीछे होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, जो चीज रेशो के बाद होती है वो न्यूमिनेटर में आती है। यानी कि फॉर्मूला कैसे बनेगा? S/W, स्टील ओवर वीट। देखो जरा भाई, 2/6 और 1/4, क्या आंसर आ रहा है? 1:0.3 और 1:0.25, ठीक है। अगर मैं स्टील इस टू वीट निकालता हूं तो बेटा उलट हो जाएगा, स्टील डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वीट न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 6/2 और 4/1, क्या रेशियो बना? 1:3। और ये बन रहा है 1:4। बेटा ये आपके पास स्टील है, सॉरी वीट है, ये आपके पास स्टील है। अब देखो बेटा बात सुनो, वीट बनाने में कौन कम वेस्टेज कर रहा है? कंट्री वाई। स्टील बनाने में कौन कम वेस्टेज कर रहा है? कंट्री एक्स। तो वीट किसको बनाना चाहिए? कंट्री वाई को। स्टील किसको बनाना चाहिए? कंट्री एक्स। सही है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज रेशियोज आ गए। क्या हमें पता चलता है इस चीज से भाई? कंट्री एक्स शुड प्रोड्यूस स्टील ओनली। हालांकि कंट्री एक्स को स्टील बनानी चाहिए कि नहीं? तो बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये बात करेक्ट बोलता है, क्योंकि हमारे पास कंट्री एक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज हमें मिल रहा है, किसमें? स्टील में। तो कहता है जी कंट्री एक्स शुड प्रोड्यूस स्टील ओनली, यस सही है। आगे भी देख लेते हैं। कंट्री एक्स विल नॉट गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, क्यों भाई? कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है उसको, तो वो ट्रेड में गेन नहीं करेगा। गलत बात कर रहा है, रॉन्ग ऑप्शन है। कंट्री वाई हैज नो कंपैरेटिव एडवांटेज, तो बेटा कंट्री वाई का कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो ये मुश्ताक भाई का कंपैरेटिव एडवांटेज है। भाई कंट्री वाई का कंपैरेटिव एडवांटेज है ना ये, बीट में। रॉन्ग आंसर। कंट्री वाई विल नॉट गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, भाई कंट्री वाई को भी कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है तो वो गेन तो करेगा ना यार, क्यों नहीं करेगा? आंसर इज ए। 27 कहता है एक्स एंड वाई आर ट्रेडिंग पार्टनर्स, एन इंक्रीज इन विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इन गुड वाई, इन कंट्री वाई सॉरी, is most likely to cause a fall in the exchange rate of country X। पाकिस्तान में मैं ऐसी क्या चीज बढ़ाऊं कि इंडिया का एक्सचेंज रेट गिर जाए, ठीक है। पाकिस्तान में मैं ऐसी क्या चीज को बढ़ाऊं, इंक्रीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज बढ़ाऊं कि इंडिया का एक्सचेंज रेट गिर जाए। तो बेटा अगर ऑप्शंस को देख लेते हैं, अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ आता है तो बेटा इंडिया से ट्रेडिंग करूंगा ना, मैं ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा, तो इंडिया का एक्सचेंज रेट तो बढ़ेगा ना। यहां पर कहता है जी एक्सचेंज रेट गिरना चाहिए। पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन आती है मैं इंडिया से ज्यादा सामान मंगवाऊंगा, तो इंडिया का एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान का कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो मैं ज्यादा माल इंडिया से मंगवाऊंगा, तो इंडिया का एक्सचेंज रेट वापस से बढ़ जाएगा। पाकिस्तान अगर टैरिफ लगा देता है
पाकिस्तान अगर कोटा लगा देता है, पाकिस्तान अगर एम्बार्गो लगा देता है, तो बेटा पाकिस्तानी इंडिया से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में गिर जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया से माल इंपोर्ट नहीं करवाएगा, तो जब पाकिस्तान इंडिया से माल इंपोर्ट ही नहीं करवा रहा, ट्रेड ही नहीं करवा रहा, तो बेटा मेरा इंडिया का एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाएगा। जब इंडिया का एक्सचेंज रेट गिरेगा तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, तो आंसर इज डी। विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट? बेटा एड्स, भीख, गिफ्ट वगैरह ये उसमें आता है नेट ट्रांसफर में, यानी कि सेकेंडरी इनकम के अंदर आता है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बेटा ट्रेड इन गुड के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट नहीं आता करंट अकाउंट में, उसका अपना अकाउंट होता है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये बेटा नेट इनकम होती है, सही है, या प्राइमरी इनकम होती है, ये नहीं आता यहाँ पे। ओ सॉरी, ये करंट अकाउंट में आता है। A government decides to place a tariff on import of raw material. Which statement about the impact of tariff is correct? बेटा बड़ा कोई सिंपल सा क्वेश्चन है कि टैरिफ लगा दिया रॉ मटेरियल पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी? इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव? बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने के लिए एक्सपोर्ट प्राइस बढ़नी चाहिए या इंपोर्ट प्राइस कम होनी चाहिए? अ राइज इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स लेस देन इट्स एक्सपोर्ट्स, एन इम्पोर्ट राइज इन वैल्यू लेस देन इट्स एक्सपोर्ट। तो बेटा यहां पे देखो, हम लोग वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्राइस की बात, ठीक है। वैल्यू का मतलब कि मैंने कितने का ओवरऑल जो सामान मंगवा लिया, हम तो प्राइस की बात कर रहे होते हैं ना यहाँ पे। इम्पो द इम्पोर्ट राइज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करते टर्म्स ऑफ ट्रेड। द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स राइजेस बाय लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। कहता है जी दोनों की प्राइस बढ़ रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की प्राइस बढ़ रही है, बट एक्सपोर्ट प्राइस 10% से बढ़ी और इंपोर्ट प्राइस 5% से बढ़ी। तो बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका यहाँ पर इंप्रूव होगा, यहाँ पे भी इंपोर्ट प्राइस क्या हो रही है? 5% से बढ़ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट प्राइस 10% से बढ़ रही है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटा आपका यहाँ पे इंप्रूव होगा। वैल्यू ऑफ इट्स एक्सटर्नल पेमेंट राइजेस बाय लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रिसीव्स। कहता है जी आपने पेमेंट ज्यादा कर दी, रिसीव्स कम आए आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ किसको देख रहे हैं? हम लोग सिर्फ प्राइस को देख रहे होते हैं। आंसर इज सी। ठीक है भाई, तो ये हमारा अक्टूबर नवंबर का पेपर था, जो यहाँ पे एंड होता है, सही है। चले जी, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अबे यार वापस से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं पहले।